नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है मापन। अपने क्लास को कंटिन्यू करें इससे पहले आपको बता देना चाह रहे हैं कि मापन से संबंधित एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है जिसमें हमने चर्चा किया है कि मापन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और मापन के स्तर क्या हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मापन, अगर एक शब्द में आपसे कोई पूछे कि मापन क्या है तो मापन का मतलब होता है अंक प्रदान करना। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के गुणात्मक रूप को हम जब संख्यात्मक रूप में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन में अंक का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग मापन के कार्य। मापन के कार्य क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। मापन के मुख्य कार्य क्या है, एक एक करके आप लोग देखिएगा, अच्छे से इसको समझाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मापन का जो कार्य है वो कार्य क्या है? वर्गीकरण है। अब वर्गीकरण कैसे करता है मापन? जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस विश्व में कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से समान नहीं है। वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक रूप से भिन्न है और मानसिक रूप से भिन्न है। ठीक है, तो इन्हीं भिन्नता का मापन कौन करता है? इन्हीं भिन्नता का आधार कैसे पता चलता है? मापन के द्वारा पता चलता है। हमारे समाज में, हमारे देश में तमाम प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। इन संस्कृतियों में तमाम प्रकार के भाषा बोलने वाले, रहन सहन अलग अलग होता है, वेशभूषा अलग अलग होता है। तो इस सब का वर्गीकरण किसके द्वारा होता है? मापन के द्वारा होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो मापन का कार्य है वो है पूर्व कथन, जिसको कहा जाता है भविष्यवाणी करना। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी व्यक्ति की वर्तमान योग्यता के आधार पर भविष्य के संबंध में जब हम कोई निर्णय लेते हैं या उसकी भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, तो ये किसके द्वारा संभव होता है? ये मापन के द्वारा होता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की वर्तमान योग्यता का आकलन करके जब हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, तो ये मापन के द्वारा ही संभव होता है। और इसमें जैसे अनेक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हम लोग विभिन्न व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण जांच करते हैं, रुचि परीक्षण जांच करते हैं और उसके संबंध में कोई निर्णय लेते हैं। तीसरा हमारा है तुलना, कंपैरिजन करना। तुलना मापन का जो तीसरा प्रमुख कार्य है वो है तुलना करना। अब तुलना करने में मापन कैसे काम करता है तो इसको हम लोग देखते हैं। मापन के द्वारा यह संभव होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा में जो उसका परिणाम आ रहा है तो उस परिणाम के आधार पर दूसरे व्यक्ति से तुलना करना या दूसरे छात्र से तुलना करना, तो ये किसके द्वारा संभव हो पाता है? ये मापन के द्वारा संभव हो पाता है। या किसी व्यक्ति की अध्ययन प्रणाली का जब हम तुलना करते हैं, किसी दो व्यक्तियों के अध्ययन प्रणाली की तुलना करते हैं तो ये किसके द्वारा संभव हो पाता है? मापन के द्वारा संभव हो पाता है। या आप जैसे कि करें दो विद्यालय हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दो विद्यालय हैं, दो विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा वहाँ के छात्रों ने दिया और दोनों का रिजल्ट आ गया। तो हम तुलना करेंगे, तुलना करने पे हमारा जो परिणाम आएगा तो हम कहेंगे कि अमुक विद्यालय ने इस बार इस विद्यालय की तुलना में ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है। या ये कहेंगे कि हम अमुक विद्यालय के छात्राओं ने अमुक विद्यालय के छात्रों से इस बार ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है। तो ये कैसे होगा? ये मापन के द्वारा ही संभव होगा। जब उनका रिजल्ट आएगा संख्यात्मक रूप में तब ना हम उनका तुलना आपस में कर सकते हैं। तो ये मापन के द्वारा ही संभव होता है। चौथा हमारा क्या है? परामर्श एवं निर्देशन। परामर्श एवं निर्देशन भी मापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।
परामर्श एवं निर्देशन मापन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें आप देखें कि जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों की योग्यताओं का आकलन करते हैं। योग्यताओं का आकलन करने के बाद जो उनमें समस्या होती है उनको उससे संबंधित समाधान या परामर्श देते हैं और समय समय पर उनको आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हैं। तो ये निर्देशित और परामर्श कैसे करते हैं? जब से कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी के विशेषताओं को, गुणों को, कमजोरियों को मापेगा नहीं तो वो कैसे उसके बारे में कोई जो है निर्देश दे सकता है या कोई परामर्श दे सकता है। तो ये किसके माध्यम से संभव है? ये मापन के माध्यम से संभव है। और भी कई क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में भी परामर्श एवं निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये मापन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पांचवा क्या है? निदान है। निदान मापन का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, और ये कैसे निदान मापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप लोग इसको देखें। जैसे कोई चिकित्सक है, ठीक है, तो वो अपने रोगी की रोगों का आकलन कैसे करता है? वो थर्मामीटर के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से रोग के बारे में पता करता है या उसका निदान करता है। जबकि मनोविज्ञान में जो मनोचिकित्सक होते हैं या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं? वो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं का, छात्रों की समस्याओं की, मनोरोगियों की समस्याओं का निदान करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करके उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये मापन के द्वारा पहले मापते हैं, मापने के बाद ही पता चलता है कि क्या कमजोरी है या कौन से लक्षण है, क्या रोग है, उसके आधार पे ही क्या वो करता है, उनकी समस्याओं का निदान करता है। पांचवा देखिए अन्वेषण है। अन्वेषण बहुत ही महत्वपूर्ण मापन का एक महत्वपूर्ण कार्य अन्वेषण यानी कि शोध करना है। शोध जो कार्य है बिना मापन के अधूरा है। आप बिना मापन के किसी भी शोध कार्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई शोध करेंगे तो उसमें आप जो है बिना मापन के किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के केवल गुणात्मक रूपों का जांच कर सकते हैं, गुणात्मक रूपों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की आप गुणात्मक रूपों का अध्ययन संख्यात्मक रूपों में करेंगे तो ये कैसे करेंगे? मापन के द्वारा ही संभव है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, जैसे भौतिक विज्ञानों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है शोध कार्य करने के लिए, नए नए रिसर्च करने के लिए, नए नए सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए, नए नए आविष्कार के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब कोई मनोवैज्ञानिक कोई शोध करता है या कोई मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का छात्र जब कोई रिसर्च कार्य करता है तो वो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का यूज करके वो क्या करता है? अपना शोध करता है, अपना रिसर्च करता है। ठीक है, तो बिना मापन के शोध कार्य का होना नामुमकिन है। ठीक है, तो ये कुछ मापन के महत्वपूर्ण कार्य थे जिनके बारे में आपको समझाया गया। ठीक है, अब हम लोग तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मापन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला विचार करिए कि मापन कितने भागों में हो सकते हैं? दो ही भाग होंगे मापन के। पहला होगा गुणात्मक मापन, जिसको कहा जाता है अमूर्त मापन, इसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक मापन। और दूसरा क्या है? मात्रात्मक मापन, इसी को भौतिक मापन, इसी को मूर्त मापन, इसी को मूर्त मापन कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं गुणात्मक मापन क्या है। गुणात्मक मापन वह मापन है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना का मापन गुणों के आधार पर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गुणात्मक मापन कहते हैं। ठीक है, अमूर्त जब कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति या घटना जो हमको दिखे ना लेकिन हमको उनका मापन करना है, जब उनका हम मापन करते हैं तो क्या कहेंगे? उसे हम गुणात्मक मापन, अमूर्त मापन कहते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धि, किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन करना हो तो ये क्या है? गुणात्मक मापन है। आप बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये अमूर्त मापन है। ठीक है, इसी प्रकार आप रुचि का अध्ययन करना चाहते हैं या व्यक्तित्व का अध्ययन करना चाहते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा? गुणात्मक मापन हो गया। दूसरा क्या है? मात्रात्मक मापन, इसी को भौतिक मापन, इसी को मूर्त मापन। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का मापन हम संख्याओं के रूप में करते हैं, अंकों के रूप में करते हैं
तो उसे हम क्या करते हैं, मात्रात्मक मापन कहते हैं। ठीक है, मूर्त क्यों कहा गया, मूर्त किसे कहते हैं, जो दिखाई दे, अमूर्त जो न दिखाई दे। ठीक है, जैसे ये मार्कर आपको दिख रही है, अगर इसका हमको मापन करना है तो अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई आप जो है उपकरणों का प्रयोग करके बता देंगे। तो ये आपको दिख रही है, इसलिए मूर्त मापन हो गया, और ये क्या हो गया, मात्रात्मक मापन। जैसे लंबाई, किसी व्यक्ति की लंबाई मापनी है, ठीक, चौड़ाई, ऊंचाई या भार मापना है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा मात्रात्मक मापन। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम, अपना मापन की विशेषताएं या मापन का गुण। ठीक है, मापन की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है, मानव तथा गैर मानव प्राणियों के विभिन्न पक्षों की मात्रा तय करने के लिए मापन विभिन्न संख्या सूचक शब्द प्रदान करता है। कहने का ये तात्पर्य है कि यदि हम किसी मनुष्य का मापन कर रहे हैं, ठीक है, या गैर मानव प्राणी में जीव जंतु, पशु पक्षी आ जाएंगे, उनके विभिन्न पक्षों जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, बुद्धि, ठीक है, अगर उनका जो है हमको क्या है, अध्ययन करना है, तो इस सब का हम मापन के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और मापन क्या है, इन सभी का एक संख्या के रूप में, अंक के रूप में हमको डाटा दे देता है। दूसरा विशेषता क्या है, वस्तुओं, लक्षणों, गुणों और व्यवहारों का संख्यावाचक विवरण होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है या कोई व्यवहार है, जब उसे हमें संख्या सूचक शब्द में बदलना हो या संख्यावाचक शब्द में बदलना हो, तो ये मापन के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की आपको पता करना है कि उसकी बुद्धि क्या है, ठीक है, तो आप बुद्धि परीक्षण का यूज करके उस विभिन्न पैमानों पर विभिन्न निर्धारित पैमानों पर उसे रख के उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को संख्या सूचक शब्द में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मापन के द्वारा ही संभव होता है। तीसरा क्या है, व्यक्ति की शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में योग्यताओं के मूल्यांकन का साधन होता है। ये क्या है, व्यक्ति की शिक्षा, कोई छात्र है वो कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे उसका मूल्यांकन होता है। कोई छात्र है वो पढ़ने में कैसा है, कैसा नहीं है, ये जो परीक्षा सिस्टम लगाया गया है, तो परीक्षा में जो उसका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है, अंकों के रूप में आता है, तो उससे एकदम आराम से आपको पता लग जाता है कि छात्र क्या है या व्यक्ति किस क्षेत्र में कमज़ोर है, किस विषय में कमज़ोर है। तो ये मापन के द्वारा ही संभव है। और भी कई प्रकार की योग्यता है, किसी व्यक्ति में अन्य कोई योग्यता है तो उसको भी क्या है, मापन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। चौथा क्या है, मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है। कहने का तात्पर्य यह है कि मापन क्या है, मापन जो है विज्ञान के बनाए गए नियमों के अनुसार एक आधुनिक और प्रमाणित की गई विधि है। ठीक है, ये जो पैमाने विज्ञान के द्वारा बनाए गए हैं उसमें क्या है, ये एकदम सटीक है, यानी कि इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है, इससे जो आप माप करते हैं वो एकदम सही एक्यूरेट होता है। ठीक है, और पांचवा हमारा लास्ट विशेषता यह गुण है, ये वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या, जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई जो है, अगर राम व्यक्ति है उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच आप यहाँ नाप रहे हैं, तो यही अगर आप कहीं और नापें या किसी और देश में नापें तो वहाँ भी राम की लंबाई 5 फुट 6 इंच होगी। तो ये इसका क्या है, वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीय है और वैध है, मतलब विश्वास करने योग्य। इससे जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं, इससे जो हम डायमेंशन प्राप्त करते हैं, इससे जो हम डाटा प्राप्त करते हैं, वो विश्वास करने योग्य होती है और यह हर जगह सर्वमान्य होती है। ठीक है, तो ये मापन की कुछ गुण या विशेषताएं हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं, एक और आता है मापन के तत्व क्या हैं। तो मापन के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के तत्व हैं। पहला तत्व क्या है, मापन कर्ता, यानी कि जो किसी व्यक्ति का मापता है, मापन करता है, उसे मापन कर्ता कहते हैं। जैसे मानव हो गया या मशीन, 2 ही चीज़ किसी व्यक्ति के विशेषताओं, गुणों या व्यवहारों का मापन कर सकता है। दूसरा क्या है, मापन के चर, जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना का मापन होना है उसे मापन के चर कहेंगे। जैसे हमको इसका मापन करना है तो मापन के चर क्या हो जाएगा, ये मार्कर हो जाएगा। तीसरा क्या है, मापन के यंत्र या उपकरण। ठीक है,
यानी कि आप किस टूल की सहायता से, किस यंत्र की सहायता से किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का मापन करना है। जैसे हमें किसी व्यक्ति की लंबाई का मापन करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इंची टेप के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे, उसका पता लग जाएगा। अगर हमें किसी व्यक्ति का भार पता करना है तो तराजू का प्रयोग करेंगे, या वेट मशीन आता है उसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का हमको भार पता करना हो तो वो एकदम आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये मापन के 3 ही तत्व होते हैं। एक होता है मापन कर्ता, एक होता है मापन के चर, एक होता है मापन के यंत्र। ठीक, तो आज इस क्लास में इतना ही। आज के क्लास